Hello students, welcome you all. Today we are going to discuss about relation. Okay. प्रीवियस वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है. इस वीडियो में अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन. ठीक है. तो सबसे पहली बात है कि रिलेशन होता क्या है. तो जैसे ही रिलेशन वर्ड आपके दिमाग में आता है तो आपके साथ में दिमाग में ये भी आता होगा कि किसका रिलेशन. ठीक है ना, और किससे रिलेशन. ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा. ठीक है ना, कोई भी रिलेशन होगा वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में एस्टेब्लिश होगा, या दो पर्सन्स के बीच में एस्टेब्लिश होगा, या फिर दो थिंग्स. ठीक है, या कोई दो नंबर्स. ठीक है ना, मैथमेटिकली बात करें अपन. क्लियर है. ओके. या कोई दो टीम्स. ठीक है ना, कुछ भी, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा रिलेशन की अपन बात करेंगे. ठीक है. और फिर वो ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, उनका रिलेशन दूसरे ऑब्जेक्ट से. बात समझ में आ रही है. ठीक है. तो अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अपन को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि रिलेशन होता क्या है. मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है. ओके. और इसमें मैंने कोई तीन टीचर्स के नाम लिख लिए है ना. मान लीजिए एक टीचर का नेम है राम, दूसरे टीचर का नेम है श्याम. ठीक है. एंड थर्ड टीचर का नेम इज मोहन. ओके. और मान लीजिए मेरे पास दूसरा सेट बी है. ठीक है. उसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिख लिए जो ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं. ठीक है. ओके. तो मान लीजिए तीन सब्जेक्ट लिख लिए अपने. मैथ्स, ओके, साइंस, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं साइंस. ठीक है. और एक मान लिया अपन ने इंग्लिश. ओके. तो ये सेट ए है. इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें एलिमेंट्स है राम, श्याम एंड मोहन. ठीक है. सेट बी में एलिमेंट्स कौन कौन से अपने पास? मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश. ठीक है. और मान लीजिए आपको ये चीज पता है कि राम सर हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं. ठीक है. मान लीजिए श्याम सर हैं वो क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं. ठीक है. और मान लीजिए मोहन सर क्या पढ़ा रहे हैं अपने को? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. ऐसा मान लिया अपन. ठीक है. ओके. तो राम सर का रिलेशन किसके साथ है? मैथ्स के साथ. श्याम सर का रिलेशन किसके साथ है? साइंस के साथ. मोहन सर का रिलेशन किसके साथ है? इंग्लिश के साथ. ठीक. तो अपने क्या बोला कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या है? रिलेशन है. ठीक है. और क्या रिलेशन है? कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो रिलेशन में देखो तीन बातें हो गई. यहां पे मैं बोलूंगा किसका. किसका? तो इन एलिमेंट्स का, सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन किससे. ठीक है ना, इतना हिंदी तो समझते होंगे आप. किससे मतलब सब्जेक्ट नेम है यहाँ पे. ठीक है ना, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड है. ठीक है. और क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि राम सर मैथ्स पढ़ाते हैं, श्याम सर साइंस पढ़ाते हैं. ठीक. तो अपन बोल सकते हैं इज टीचर ऑफ. ओके. तो रिलेशन है, मान लीजिए आर है एक रिलेशन. ओके. और वो है आर इज. ठीक है. और वो क्या है? इज टीचर ऑफ. ये एक रिलेशन है. ठीक है ना, इज टीचर ऑफ. ओके. तो यहां पे अपन बात करें तो कौन कौन से यहां पे ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड है, तो अपन क्या बोल देंगे? राम सर इज रिलेटेड टू मैथ्स. ठीक है. तो उस चीज को अपन ऐसे लिखते हैं, बीच में आर साइन लगा देंगे अपन. राम सर इज रिलेटेड टू मैथ्स. ठीक. सिमिलरली यहां पे लिख देंगे अपन श्याम सर इज रिलेटेड टू साइंस. ठीक. सिमिलरली अपन यहां पे लिख देंगे मोहन इज रिलेटेड टू इंग्लिश. क्लियर वाई नहीं हुआ? ठीक है. तो ये राम और मैथ्स के बीच में रिलेशन है, श्याम एंड साइंस के बीच में रिलेशन है, मोहन एंड इंग्लिश के बीच में रिलेशन है. क्या रिलेशन है? कि ये इसके टीचर है. ठीक है. राम इज टीचर ऑफ मैथ्स, श्याम इज टीचर ऑफ साइंस, मोहन इज टीचर ऑफ इंग्लिश. ठीक है. अब इस रिलेशन को अपन दूसरे तरीके से कैसे लिख देंगे? आर इज इक्वल टू, कैसे लिख देंगे बोलो? इसको ऐसे लिख देंगे अपन, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको. यहां पे मैंने लिखा राम और कोमा लगा क्या लिख दिया? मैथ्स. ठीक है. सिमिलरली यहां पे मैंने क्या लिखा? श्याम और कोमा लगा के क्या लिख दिया मैंने? साइंस. ठीक है. सिमिलरली मैंने क्या लिख दिया यहां पे? मोहन, और फिर कोमा लगा के मैंने क्या लिख दिया? इंग्लिश. क्लियर है नहीं? तो ये एक रिलेशन आ गया. ठीक है. तो रिलेशन में क्या लिखे हुए हैं? ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स है. ठीक है. और इन ऑर्डर्ड पेयर की खास बात क्या है? इन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के साथ क्या है? रिलेटेड है.
बाय सम रूल एंड दैट रूल इज टीचर ऑफ, वो रूल क्या है? राम इज टीचर ऑफ मैथ्स, श्याम इज टीचर ऑफ साइंस, मोहन इज टीचर ऑफ इंग्लिश। क्लियर वाई नहीं हुआ? तो ये है अपना रिलेशन। क्लियर वाई नहीं हुआ? अच्छा, अब दूसरी बात, यदि अपन A इंटू बी करें, यानी कि दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें अपन, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी? उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? राम के साथ कौन कौन आ सकता है? राम के साथ मैथ्स भी आ सकता है। यदि अपन पूरा सेट लिखें तो इसमें 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तीन एलिमेंट्स सेट ए में है, 3 एलिमेंट सेट बी में है, ठीक है। तो A इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। तो राम कोमा मैथ्स, ठीक है। फिर क्या लिखा अपन ने? श्याम, सॉरी राम के साथ है ना, 1 मिनट, लेट मी रीड। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? राम। अब मैं थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इनके जो फर्स्ट वर्ड है वही काम में ले रहा हूँ। ये लिख देता हूँ मैं राम, उसके साथ में दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? राम के साथ में साइंस भी हो सकता है, ठीक है। फिर राम के साथ में इंग्लिश भी हो सकता है, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे करते करते लास्ट में 9th जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो क्या आएगा? मोहन के साथ में क्या हो सकता है? इंग्लिश, ठीक है ना। एंड सो ऑन का मतलब इसके अंदर और भी ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? A इंटू बी, ये दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं जिनमें अपन रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मतलब सेट A के एलिमेंट्स का सेट B में एक रिलेशन है, लेकिन यदि अपन A इंटू बी की बात करें तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9 एलिमेंट्स आएंगे। और उन 9 एलिमेंट्स में से ही कुछ एलिमेंट्स किस में है? आपने इस रिलेशन में, जैसे राम मैथ्स, श्याम साइंस, मोहन इंग्लिश। क्योंकि रिलेशन तो हमेशा रूल के अकॉर्डिंग लिखा है अपन ने, ठीक है। A इंटू बी तो अपन को जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं वो आंसर दे देगा, ठीक है। तो अपन अब रिलेशन की एक डेफिनेशन लिखे तो अपन क्या बोल देंगे कि रिलेशन क्या होता है? कोई भी सेट A से B में यदि कोई रिलेशन डिफाइन है, ठीक है ना, ये सच दैट का साइन होता है, ठीक है। रिलेशन सच दैट डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सबसेट ऑफ A इंटू B। तो रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ A इंटू B। किसका सबसेट हो जाएगा? A इंटू बी का। सबसेट का मतलब A इंटू बी में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आए, उन ऑर्डर्ड पेयर में से या तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर या सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर किस में पाए जाएंगे? रिलेशन में, ठीक है ना। या तो इन सब में रिलेशन हो, जैसे राम सर मान लो मैथ्स ही पढ़ा रहे थे, साइंस ही पढ़ा रहे थे, इंग्लिश भी पढ़ा रहे थे, ठीक है, तब ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ जाते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ये इसका रिलेशन का बेसिक है, ठीक है। बाकी अपन और भी डिस्कस करेंगे तो आगे और आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो ये मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया। ओके, अब अपन मैथमेटिकली रिलेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अपन रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली नहीं हो ना, नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B। ठीक है ना, मतलब रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A, इस बात का मतलब एक सेट है A जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और दूसरा सेट B है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। उन दोनों में रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है? तो रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज सबसेट ऑफ A इंटू बी। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि रिलेशन सेट A से सेट B में होगा, वो किसका सबसेट होगा? A इंटू बी। यानी कि A इंटू बी दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो अपन को जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ऑर्डर्ड पेयर बनने की वो सारी बता देगा, ठीक है। और रिलेशन क्या होगा? उसका सबसेट होगा। सबसेट होने का मतलब क्या हुआ? सबसेट होने का मतलब ये हो गया कि उस A इंटू बी में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हो सकते हैं या सारे हो सकते हैं या कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। तो वो अलग अलग टाइप के केसेस आएंगे, वो आगे चल के पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो फिलहाल मैंने बता दिया रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज सबसेट ऑफ A इंटू B। ओके, इन विच एलिमेंट्स, इन विच का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? रिलेशन से, रिलेशन में एलिमेंट्स ऑफ सेट A, एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर
related to elements of set B, मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं बाय सम रूल और सम रिलेशन, ठीक है, या सम फॉर्मूला, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक ना। सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स है वो किसी रूल से रिलेटेड रहते हैं। जैसे अपना जो प्रीवियस एग्जांपल था, 1 मिनट, लेट मी शो इट अगेन। जो प्रीवियस एग्जांपल था इसमें वो रूल क्या था, इज टीचर ऑफ, ये रूल था, ठीक बात है, ठीक है ना। तो इसमें सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेटेड थे बाय सम रूल एंड दैट रूल इज टीचर ऑफ, तो राम इज टीचर ऑफ मैथ्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेट मी गो अगेन टू द आवर पेज, ठीक है। ये रिलेशन का क्या हो गया, कंप्लीट डेफिनेशन हो गया, ठीक है। ओके, रिलेशन को अपन जनरली, रिलेशन इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रिलेशन को अपन जनरली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे। ओके, तो अब मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात तो क्या है, रिलेशन है, ठीक है। आगे से डबल डॉट लगाया, फिर अपन ने क्या लिखा, ए टू बी। ओके, इस बात का मतलब ये हो गया कि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन कौन से सेट से कौन से सेट में, सेट ए से सेट बी में है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, इस बात का मतलब हुआ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि रिलेशन किस किस के बीच में, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में है, ठीक है। दूसरा मैथमेटिकली अपन ये लिख सकते हैं कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी। रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए इंटू बी का सबसेट होगा। ओके, लेट मी टेक वन एग्जांपल। ओके, मान लीजिए अपन ने एक एग्जांपल लिया कि एक सेट ए है जिसमें है 1 2 3, एक सेट बी है जिसमें है 3 4, ठीक है, और एक रिलेशन आर है जो कहां से कहां में डिफाइन है, सेट ए से सेट बी में। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये रिलेशन होगा वो ए इंटू बी का क्या होगा, सबसेट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिलेशन आर किसका सबसेट होगा, ए इंटू बी का, पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा, विच इज, अब देखो ये जो लिख रखा है ये रिलेशन, ठीक है, इसे अपन सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन बोलते हैं। कौन सी फॉर्म में बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो आपने सेट पढ़ा होगा, सेट के अंदर दो टाइप्स के फॉर्म हुआ करते थे सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक तो रोस्टर एंड अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसने लिखा क्या है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इसने लिखा है R इज इक्वल टू, ओबवियस सी बात है, रिलेशन भी हमेशा किसका सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, ठीक है। रिलेशन हमेशा किसका सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, ठीक है। और इसमें ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट अक्स है वो कहां से लिया जाएगा, सेट ए से, और सेकंड एलिमेंट वाई है वो कहां से लिया जाएगा, सेट बी से। ये बात तो समझ में आती होगी आपको, ठीक है। आगे डबल डॉट लगा रखा है, इसका मतलब सच दैट, इस बात का मतलब क्या हुआ, सच दैट, ठीक है। और आगे ये जो चीज दे रखा है ये बता रखा है कि अक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ठीक है, और या फिर ये चीज वो है रूल है या फिर ये क्या है, एक फॉर्मूला है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है कि आपको इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें ये रूल फॉलो हो। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको अपन सबसे पहले इस रिलेशन को अपन रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कौन सी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, फिलहाल अपन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में अपन लिखने की कोशिश करेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो R इज इक्वल टू, सेट बनाया अपन ने। अब रोस्टर फॉर्म में तो क्या होगा, अपन को हर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखना पड़ेगा, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो सारे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर लिखते जाओ आप, इस रूल के अकॉर्डिंग लिखते जाओ। आपको y कहां से उठाना है, y सेट b से उठाना है, आपको x कहां से उठाना है, x सेट a से उठाना है। ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी,
ठीक है। तो y यदि सेट B से उठाना और अक्ष यदि सेट A से उठाना है, और रूल क्या होना चाहिए उनमें कि y अक्ष से बड़ा होना चाहिए। y किससे बड़ा होना चाहिए? अक्ष से बड़ा होना चाहिए। यानी कि इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। क्या मैं 1 के साथ 3 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें y बड़ा अक्ष है। क्या मैं 1 के साथ 4 ले सकता हूँ? यस। ठीक है, तो 1 के साथ दोनों कॉम्बिनेशन आ गए। फिर 2 के साथ देख लो, तो क्या मैं 2 के साथ 3 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। क्या मैं 2 के साथ 4 भी बना सकता हूँ? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मैं 3 के साथ 3 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि 3 एंड 3 बोथ आर इक्वल थिंग्स। ठीक है ना, मैंने तो बोला ग्रेटर वाला रूल जो भी ऑर्डर्ड पेयर फॉलो करे वही ऑर्डर्ड पेयर अपन को रिलेशन में लेने हैं। ठीक है, तो 2 के साथ 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 3 के साथ 3 नहीं आ सकता। क्या मैं 3 के साथ 4 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। यस और नो? तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है वो कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, और वो रिलेशन कौन से फॉर्म में लिखा हुआ था? सेट बिल्डर फॉर्म में। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और इस रिलेशन में क्या है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के साथ क्या होगा? रिलेटेड होगा बाय सम रूल, एंड दैट रूल इज दैट y इज ग्रेटर देन x। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ओके, तो मैं क्या समझा रहा था आपको कि ये जो रिलेशन लिख रखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, और ये रिलेशन आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये जो रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन दे रखा है, इसको आप रिलेशन में ऐसे भी लिख सकते हो। इसको 1, ठीक है, बीच में r लगाओ और फिर क्या लगा दो? 3, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 3। ठीक है, सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो 1 इज रिलेटेड टू 4। सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो 2 इज रिलेटेड टू 3। ये भी रिलेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ठीक है, मतलब इस रिलेशन को आप ऐसे लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ। ठीक है ना, ये दूसरा तरीका है रिलेशन को एक्सप्रेस करने का। x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ y इज ग्रेटर देन x। ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये रिलेशन को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका है। ठीक है, और कहीं पे मान लो जैसे यहाँ पे 3 और 3 आपस में रिलेटेड नहीं था, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? इस r को ऐसे कट कर दो आप कि 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। क्यों रिलेटेड नहीं है? क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3। क्लियर बाय नहीं हुआ? आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, रिलेशन को समझने के लिए अपन ने एक एग्जांपल और लिया है। ठीक है ना, अब इसे पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो आप समझते रहो। ठीक है ना, आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको क्या पूछा गया है और क्या क्वेश्चन दिया गया, वो सारी चीज़ें आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो मैं जितने पॉसिबिलिटी हो रहे हैं वो सारे करवा रहा हूँ आपको। ठीक, तो दिया गया है, मान लीजिए एक सेट A है दैट इज 1 2 3 4 5 6, अनदर सेट इज 2 3 4 5 6 7। अ रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B विच इज R इज इक्वल्स टू। ठीक है ना, ये रिलेशन कौन सी फॉर्म में लिख रखा आपको? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, और ज्यादातर आपको रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, और पूछ लिया जाता है कि रोस्टर फॉर्म में फाइंड आउट करो। ठीक है, उसके डोमेन रेंज वगैरह जो अभी बताने वाला हूँ मैं आपको वो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन? इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान है। R इज इक्वल टू, रिलेशन भी क्या होता है? एक सेट होता है। किसका सेट होता है? ऑर्डर्ड पेयर का। और वो ऑर्डर्ड पेयर कहां से लिए जाते हैं? वो A इंटू B से लिए जाते हैं। और रिलेशन इसका क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। सबसेट मतलब A इंटू B। अब A इंटू B करोगे तो उसमें तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे बोलो? उसमें तो सारे पॉसिबिलिटीज आएंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। ठीक है ना, यानी कि ये कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट, ये भी 6 एलिमेंट है, तो टोटल A इंटू B में तो 36 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, लेकिन अपने रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर उन 36 में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और वो कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे? जो इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, यही तो बोला इसने कि रिलेशन R इज इक्वल टू वी हैव टू टेक सम ऑर्डर्ड पेयर x, y विच फॉलो दिस रूल, एंड रूल इज कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 है। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें 1 ऐड करें, उससे y का वैल्यू आएगा अपने पास। ठीक है,
वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये दे रखा है कि x सेट a से लेना आपको और y सेट b से लेना, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपन। सबसे पहले मान लो मैंने सेट a से 1 ले लिया, तो सेट a से क्या लेना था अपन को, x लेना था, ठीक है। और x की जगह यदि 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया, जो सेट b में प्रेजेंट है या नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन, फिर अपन को x से 2 उठाना है, ठीक है। तो 2 उठा के देखेंगे तो 2 + 1, y का वैल्यू कितना आएगा 3, तो ये हो गया 2,3। सिमिलरली नेक्स्ट ऑर्डर पे क्या आ जाएगा 3,4, फिर क्या आ जाएगा 4,5, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास 5,6, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास 6,7, ठीक है। तो ये अपन ने इस सेट बिल्डर वाली फॉर्म थी रिलेशन की, उसको अपन ने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या समझा दिया आपको कि ये जो रिलेशन आया है वो किसका ऑर्डर्ड पेयर होगा, हमेशा a इंटू बी का, ठीक है। अब a इंटू बी में तो 36 ऑर्डर्ड पेयर थे, उनमें से ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ गए, ठीक है, क्योंकि यही ऑर्डर्ड पेयर वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, रिलेशन के रूल को फॉलो कर रहे हैं। और वो रूल क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने देखो दो चीजें बता दी आपको कि ये रिलेशन को लिखने की फॉर्म कौन सी है, रोस्टर फॉर्म है। ये रिलेशन को लिखने का कौन सा फॉर्म है, सॉरी, ये रिलेशन को लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म है, सॉरी। और ये रिलेशन को लिखने का कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। दोनों है रिलेशन ही, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म में था और वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, ठीक है। और रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना उसको अपन ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। भाई रिलेशन किसके बीच में होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज रिलेटेड टू y, ओके, इफ एंड ओनली इफ, ऐसे लगाएंगे डबल एरो का साइन, y इज इक्वल टू कितना, x प्लस 1, ठीक है। वेयर, ये वेयर का साइन हो गया, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिलेशन को। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म ही एक तरह से है ना, या फिर ये रिलेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। तो मैंने 3 तरीके बता दिए, ये वाला तरीका, ये वाला तरीका, ठीक है, और एक ये रोस्टर फॉर्म वाला तरीका, ठीक है। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का कौन कौन से तरीके हो गए, सेट बिल्डर, ठीक है, और एक हो गया रोस्टर फॉर्म। बेसिकली अपने ये 2 तरीके सीख लिए, ओके। तीसरा आता है इसका विजुअलाइज करने का तरीका, उससे अपन बोलते हैं एरो डायग्राम। कौन सा डायग्राम, एरो डायग्राम वाला मेथड, ठीक है। तो अभी मैं आपको एरो डायग्राम बना के बता रहा हूं, ओके। तो मान लीजिए ये अपना पहला सेट है, ठीक है, तो इसको अपन ने ऐसे बना दिया कुछ, ओके। ये मान लीजिए अपने पास कोई दूसरा सेट है बी, इसको अपन ने ऐसे बना दिया, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, 1 मिनट, सॉरी, ओके। ये सेट ए है, ओके। तो ये सेट ए है और ये सेट कौन सा है, बी। दोनों सेट अपन ने 2 गोले बना दिए, मतलब सेट बनाने का मतलब अपन ने 2 क्या बना दिए, यहाँ पे गोले बना दिए, ठीक है, ओके। लेट मी मूव अहेड। अब ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो ए में आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर है। एरो डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड रहेंगे उन दोनों एलिमेंट्स पे अपन एक एरो बना देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, रिलेशन में आ रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर, इस बात का मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 इज रिलेटेड टू 2, तो अपन ने क्या किया, 1 से 2 की तरफ एक एरो बना देंगे अपन, 1 मिनट, ओके। तो अपन ने क्या किया, 1 से 2 की तरफ एक एरो बना दिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। सिमिलरली 2 से किसकी तरफ एरो बना दिया अपन ने, 3 की तरफ बना दिया। सिमिलरली 3 से अपन ने किसकी तरफ एरो बना दिया, 4 की तरफ, ओके। इसी प्रकार 4 से 5 की तरफ, ठीक है, 5 से 6 की तरफ, ठीक है, 6 से 7 की तरफ, ठीक है। तो ये एरोज बना दिए अपन ने, क्लियर हुआ नहीं हुआ, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इस डायग्राम को अपन कौन सा डायग्राम बोलते हैं, एरो डायग्राम बोलते हैं, एरो डायग्राम,
टू रिप्रेजेंट है रिलेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका भी होता है जिसे अपन एरो डायग्राम बोलते हैं। और रिलेशन आर है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। बात समझ में आई कि नहीं है? ओके, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। ठीक, ओके। अब इसमें 3 नेम होते हैं बेटा। एक तो होता है डोमेन, ये भी मैं अभी समझा देता हूं आपको। दूसरा होता है इसमें रेंज, ठीक है, और एक होता है इसमें कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, जो भी अपन ने रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जो भी अपन ने रिलेशन लिखा है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है दैट इज डोमेन। या फिर यदि इस एरो डायग्राम से देखो आप तो ऐसे देख सकते हो कि सेट ए में कहां कहां से एरो स्टार्ट हुआ है वो सारे एलिमेंट्स डोमेन है। तो यहां से मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। थोड़ा सा मेसी हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट रेंज की बात करें अपन। रेंज का मतलब होता है और जो भी रिलेशन था उसमें ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, रेंज में आएंगे। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, ये क्या हो गया, रेंज। और कोडोमेन का सीधा सीधा मतलब होता है जो सेट बी अपन को क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा अपने पास, सेट बी। एंड व्हाट इज सेट बी, दैट इज 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये 3 चीजों को आपको याद रखना है। डोमेन, व्हाट इज डोमेन, डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pairs of a relation। ठीक है, what is range, range means second element of ordered pair of a relation। ठीक है, कोडोमेन मीन्स अपन को जो क्वेश्चन में सेट बी दे रखा है दैट इज कोडोमेन। रिलेशन ए से बी में डिफाइन है तो उसमें सेट बी क्या हो गया, कोडोमेन। ओके, लेट मी मूव अहेड। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको यदि नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके उस इंस्टेंट पे आप नोट कर लिया करो। ठीक है, अच्छा, कई बार क्या होता है ऐसा लिखा होता है रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब दूसरा सेट अपन को दिया ही नहीं, सिर्फ इतना बोला रिलेशन ऑन सेट ए। तो इस बात का मतलब होता है जो रिलेशन आर होगा वो ए इंटू ए का सबसेट होगा। ठीक है ना, मतलब सिर्फ एक ही सेट अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रिलेशन है जो सेट ए पे डिफाइंड है। इस बात का मतलब वो रिलेशन सेट ए से सेट ए में डिफाइन हो रहा है। ठीक है ना, मतलब इधर भी सेट ए लेना अपन को, इधर भी सेट ए लेना है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड मोर। ओके, सो लेट मी राइट द क्वेश्चन। ओके, ये अपने एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। ओके, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो फिलहाल तो अपन ये एक क्वेश्चन खत्म करते हैं, इससे अपन को सारे रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है ना, सेट ए दे रखा, सेट बी दे रखा, डिफाइंड बाय दिस, ये अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, कि आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई, मतलब अपन को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। ठीक है ना, अच्छा, ये जो मैंने वर्टिकल लाइन खींची ये भी सच दैट को ही रिप्रेजेंट करती है। ऐसी लाइन लिख दो या फिर आप ऐसे डबल डॉट लगा दो, दोनों एक ही बात है, दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट को। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो वी हैव टू टेक सम ऑर्डर्ड पेयर्स विच फॉलोज दिस रूल। विच रूल, कि x का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ y होना चाहिए, वेयर x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट r इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रिलेशन को किस फॉर्म में लिखना अपन को, रोस्टर फॉर्म में। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, रोस्टर फॉर्म में। तो अपन को पता है कि यहाँ पे अपन को x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2y। तो यहाँ से यदि अपन y का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास x बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। y विल बी इक्वल टू x बाई 2। अब x कहाँ से लेना आपको, तो x लेना आपको सेट a से। क्लियर हो रहा है, तो यदि आप x सेट a से उठाते हो तो सबसे पहले सेट a से आप एलिमेंट 2 उठाओ। ठीक है, 2 को x की जगह रखो तो 2 बाई 2 कितना, 1, तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो यदि x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर यदि आपने x का वैल्यू 3 लिया तो यदि x का वैल्यू 3 लोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 बाई 2। वो तो सेट बी में है ही नहीं, और सेट बी में ये एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो रिलेशन फिर
3 के लिए होगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर किसकी बात कर लेंगे अपन, 4 की बात कर लेंगे, ओके। तो यदि अपन 4 की बात करें तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4/2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 4,2। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। फिर 5 रखेंगे तो अगेन वही बात आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, वो तो सेट बी में है ही नहीं तो उसको ले ही नहीं सकते, तो फिर अपन ने 6 लिया, तो यहाँ से आ गया 6 रखा तो कितना है y का वैल्यू 3, वो सेट बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में आ गई, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट अपन को क्या दिया इसने, मेक द एरो डायग्राम। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट, मेक द एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन, ये सेट ए है, ठीक है, एंड सपोज दिस सेट इज बी, ओके, दिस सेट इज सेट बी। तो एरो डायग्राम में करना क्या है, ऐसे दो गोले बना लिए अपन ने, सर्कल्स बना लिए, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिख लो, तो 2 3 4 5 एंड 6, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है ना, ये 6 है। अच्छा, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, तो 1 2 3। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अपन को एरो लगाने हैं ना, किस किस के एरो लगाने हैं, जो जो रिलेशन में प्रेजेंट है या जो जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। तो 2 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है, तो 2 का एरो किसको लगा दिया अपन ने, 1 को लगा दिया। आई होप समझ में आया होगा। 3 किसी से रिलेटेड है क्या, नहीं है, तो इसको छोड़ दो। 4 किससे रिलेटेड है, 2 से। फिर 6 किससे रिलेटेड है, 3 से, ठीक है। तो इस डायग्राम को अपन कौन सा डायग्राम बोलते हैं, एरो डायग्राम। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एरो डायग्राम, ओके। थर्ड पार्ट में पूछा गया अपन को डोमेन। तो डोमेन मैंने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताया आपको। डोमेन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, जो भी रिलेशन आपने रोस्टर फॉर्म में डेराइव किया है उसके ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है। अब ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से, 2 है, 4 है, 6 है, और इनका जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड डोमेन। या फिर ऐसे सोचो कि ये एरो जहां जहां से स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो डोमेन है, ठीक है। रेंज की बात करें अपन, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी इसकी ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है किसमें, रिलेशन में, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी इसकी रेंज। तो रेंज क्या होगी इसकी, या फिर मैं बोलूं कि सेट बी में जिस जिसको एरो लगा है, ठीक है ना, वो सब क्या आएंगे रेंज में। तो रेंज हो जाएगी 1 2 3, क्लियर है। बात करें अपन कोडोमेन की, तो कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, जो भी अपन को सेट बी दे रखा है ना, दैट इज कोडोमेन। अब आप बोलोगे कि सर पिछले एग्जांपल में भी रेंज और कोडोमेन इक्वल आए थे और इस एग्जांपल में भी रेंज और कोडोमेन इक्वल, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार क्या होगा, सेट बी में मान लो यहाँ पे 4 और होता है, ऐसा मान के चलो एक बार थोड़ी सी देर के लिए, मान लो सेट बी में क्या होता है यहाँ पे 4, तो 4 के लिए तो इधर कोई बैठा ही नहीं होता, ठीक है। तो उसके कोडोमेन में तो आता 1 2 3 4, लेकिन उसकी रेंज में 1 2 और 3 आता। बात समझ में आ रही है। तो कोडोमेन का मतलब होता है सेट बी, सीधा सीधा, ठीक है। और रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है जहां जहां एरो लगा, या फिर इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स है वो उनका सेट रेंज होता है, ठीक है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, रेंज है वो हमेशा या तो कोडोमेन के बराबर होगी या कोडोमेन का सबसेट हो गया। इसका सबसेट होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। कोडोमेन का सबसेट इस बात का मतलब कोडोमेन वाला सेट हमेशा बड़ा होगा, ऐसा मान के चल सकते हो। या फिर मैं बोलूं कि रेंज में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो 100% किस में पाए जाएंगे, कोडोमेन में पाए जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में था, ये इसका एरो डायग्राम है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसी रिलेशन को अपन दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, वो एक तरीका और बता देता हूं मैं। कैसे, x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 2y। ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपन को, ऐसा लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, in next lecture we will solve the exercise 2.1 of 2.2 of NCERT. Okay, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।